डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूर्व में चलाए गए विभिन्न कृषि विकास संबंधी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि इन कार्यक्रमों को कब प्रारंभ किया गया था, किस प्रकार चलाया गया था तथा इसके उद्देश्य क्या थे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में, या इसे हिंदी में हम सघन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस कार्यक्रम की आधारशिला सरकार द्वारा किस प्रकार से रखी गई थी या इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। तो 1950 के दशक के दौरान हमारे देश की कृषि विकास की धीमी दर सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय था। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1959 में फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका द्वारा आयोजित कृषि विशेषज्ञों की एक टीम को आमंत्रित किया, ताकि वो टीम भारतीय कृषि की दशा का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर इसे सुधारने हेतु अपना सुझाव दे सके। टीम ने अध्ययन में पाया कि भारत कम उत्पादकता के संकट का सामना कर रहा है, और उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कृषकों को समय पर समस्त कृषि आदान और कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार ने कृषि विशेषज्ञों की टीम के द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार किया तथा उनके सुझावों के आधार पर 1960 में IADP या सघन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा कृषकों को एक पैकेज के रूप में कृषि संबंधी सारी सुविधाएं जैसे उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा, कृषि उपकरण, कृषि ऋण आदि समय पर उपलब्ध कराया जाता था। अतः यह कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, के नाम से लोकप्रिय था। दिस प्रोग्राम वॉज पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम। यह कार्यक्रम जुलाई 1960 में विभिन्न राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रारंभ किया गया था। रायपुर जिला उसमें से एक था तथा धीरे धीरे अन्य जिलों में भी लागू किया गया। इन जिलों का चयन उनकी कम समय में उपज बढ़ा पाने की क्षमता के कारण किया गया था, क्योंकि इन जिलों में सिंचाई जल की उपलब्धता थी, विकसित सहकारी समितियां, भौतिक बुनियादी सुविधाओं के साथ ही ये जिले प्राकृतिक आपदाओं हेतु कम खतरे वाले क्षेत्र थे। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत पहला ऑब्जेक्टिव था टू अचीव रैपिड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, टेक्निकल, एक्सटेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज, अर्थात वित्तीय, तकनीकी विस्तार और प्रशासनिक संसाधनों की कृषकों को उचित उपलब्धता के माध्यम से कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना। Second objective was to demonstrate the most effective ways of achieving rapid and significant increase in agriculture production through adoption of a package of improved practices, अर्थात बेहतर कृषि क्रियाओं के अंगीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि प्राप्त करने हेतु सबसे प्रभावी तरीकों का प्रदर्शन करना। Third objective was to demonstrate the most effective ways of increasing production and thus to provide lesion for extending such intensified agriculture production program to other areas, अर्थात उत्पादन लागत बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों का प्रदर्शन करना, ताकि इससे सीख लेकर गहन कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सके। इस कार्यक्रम के इन उद्देश्यों को सही तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सका था, क्योंकि इस कार्यक्रम में कुछ कमियां थी, जिसके अंतर्गत कृषकों तक पहुंचने के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण की कमी थी तथा ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले विलेज लेवल वर्कर्स निम्न स्तर या बिलो स्टैंडर्ड के थे, जो कृषकों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं थे। अतः इन कमियों की वजह से इस कार्यक्रम का सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया था। अब हम भारत सरकार द्वारा चलाया गया अगला कार्यक्रम HYVP या हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। तो वर्ष 1963-64 में मैक्सिको द्वारा विकसित गेहूं की बौनी किस्म को प्रयोग के आधार पर कुछ चयनित कृषकों के खेतों पर लगाया गया था।
साथ ही 1964-65 में धान की एक विदेशी किस्म ताइचुंग नेटिव वन को लगाकर देखा गया तो परिणाम काफ़ी उत्साहजनक प्राप्त हुए थे। और दूसरी ओर आईएडीपी कार्यक्रम के तहत कृषकों को पैकेज के रूप में संपूर्ण कृषिगत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी पैदावार में मामूली वृद्धि हो रही थी। इन परिस्थितियों में कम समय में ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नया अप्रोच विकसित किए जाने की आवश्यकता थी। इस आधार पर निर्णय लिया गया कि कृषकों को संपूर्ण पैकेज के साथ ही अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्म की बीज उपलब्ध कराया जाए तो कृषि उत्पादन में आवश्यक वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रकार भारत सरकार ने वर्ष 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के नाम से एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम ने देश को खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद की। इस कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न राज्यों से चयनित 100 जिलों से की गई थी। इसमें से अधिकतर जिले देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से थे। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों का चयन शुरुआत में इस कार्यक्रम के चरणबद्ध लॉन्च के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रमुख रूप से गेहूं, धान, मक्का, बाजरा तथा अन्य छोटे अनाजों वाली फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के अंगीकरण पर जोर दिया गया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत पहला ऑब्जेक्टिव था टू असेस द स्प्रेड ऑफ वेरियस हाई यील्डिंग वैरायटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ सच स्प्रेड, अर्थात देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के फैलाव का आकलन करना तथा इसके फैलाव की तीव्रता का निर्धारण करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू असरटेन द रिएक्शन एटीट्यूड ऑफ कल्टीवर्स और पार्टिसिपेटिंग कल्टीवर्स, अर्थात कृषकों तथा इस कार्यक्रम के अन्य सहभागियों की प्रतिक्रिया तथा दृष्टिकोण का पता लगाना। थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी the problems of implementation of the program at different level of administration such as state, district, block and village, अर्थात गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य के विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समस्याओं का अध्ययन करना। ये सब इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे। अब हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या थी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से गेहूं, धान और मक्का में उच्च उत्पादन वाली किस्मों के प्रयोग से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो पाई थी। उच्च उत्पादन वाली किस्मों के साथ ही फसलों में संतुलित उर्वरक, सिंचाई, पौधों की सुरक्षा, उन्नत कृषि यंत्रों आदि के सम्मिलित उपयोग से ही देश में हरित क्रांति संभव हो पाया था। वर्ष 1966-67 में कृषि में उच्च उत्पादन वाली किस्मों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया तथा चावल और मक्का के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई थी। अब हम इसके बाद अगले प्रोग्राम के रूप में IVLP या इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा वर्ष 1995 में की गई थी। यह प्रोग्राम वैज्ञानिकों और कृषक समुदाय के बीच सीधा संवाद स्थापित करने हेतु एक अभिनव पहल था, ताकि कृषकों के लिए उनके आवश्यकता अनुरूप कृषि तकनीक विकसित की जा सके। यह प्रोग्राम कृषि तकनीकी विकास एवं उसके प्रसार की प्रक्रिया के दौरान उस टेक्नोलॉजी के असेसमेंट एवं रिफाइनमेंट करने हेतु अनुसंधान, प्रसार एवं कृषकों के बीच एक कड़ी के रूप में संबंध स्थापित करते हुए तीनों को जोड़ने का कार्य करती थी। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम रिसर्च सिस्टम को कृषिगत तकनीकों का ऐसी कैफेटेरिया विकसित करने में मदद करती थी जो छोटे उत्पादकों तथा व्यावसायिक उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए लाभदायक हो। साथ ही जो महिला कृषकों में ड्रजरी कम करने में मददगार हो। यहाँ पर ड्रजरी कम करने का मतलब है कि किसी यंत्र या तकनीक का उपयोग महिलाओं के द्वारा ज़्यादा मेहनत न करते हुए
आसानी से की जा सके। IVLP का संचालन ICR इंस्टीट्यूट्स, रीजनल रिसर्च स्टेशंस, जोनल रिसर्च स्टेशंस, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाता था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक्टिविटीज़ का संचालन करने के लिए जिन केंद्रों का चयन किया जाता था उनके पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे वैज्ञानिकों का दल, प्रयोगशाला, परिवहन की सुविधा आदि की उपलब्धता आवश्यक था और इन केंद्रों के द्वारा कार्यक्रम के संचालन हेतु किसी एक गांव या गांवों के समूह का चयन करना होता था जो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता हो। वर्ष 1999 के बाद से IVLP को वर्ल्ड बैंक फंडेड नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया गया था। क्या कह सकते हैं कि तब से IVLP की समस्त एक्टिविटीज़ NATP के अंतर्गत होने लगी। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप IVLP के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के टीम के द्वारा कृषकों के साथ मिलकर कृषकों के लिए ही उनकी आवश्यकता अनुरूप टेक्नोलॉजी जनरेट की जाती थी और उन टेक्नोलॉजीज़ का असेसमेंट और रिफाइनमेंट कृषकों के साथ उनके ही खेतों में करते हुए उस रिफाइंड टेक्नोलॉजी को कृषकों तक पहुंचाया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मर का नीड असेसमेंट और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जाती थी और इन प्रॉब्लम्स और नीड के आधार पर रिसर्च स्टेशंस पर रिसर्च कर टेक्नोलॉजी जनरेट की जाती थी और टेक्नोलॉजी जनरेट करने के बाद उस टेक्नोलॉजी का असेसमेंट किया करते थे और असेसमेंट में अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होती थी तो उस टेक्नोलॉजी का रिफाइनमेंट किया जाता था और उस रिफाइंड टेक्नोलॉजीज़ को फिर किसानों तक पहुंचाया जाता था और ये सारी एक्टिविटीज़ फार्मर्स के पार्टिसिपेशन के साथ ही किया जाता था। तो ये IVLP का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था। ये IVLP के विभिन्न उद्देश्य थे जिसके अंतर्गत पहला था टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन विथ एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी along with प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल प्रोडक्शन सिस्टम, अर्थात छोटे उत्पादन प्रणाली या छोटे कृषकों के उत्पादकता में वृद्धि करने तथा इसमें स्थिरता व टिकाऊपन लाने हेतु नई कृषि तकनीकों का विकास करना। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू इंट्रोड्यूस एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टेकिंग एनवायरमेंटल इशूज़ इनटू कंसिडरेशंस, अर्थात पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कृषकों की उत्पादकता और लाभप्रदता बनाए रखने के लिए कृषि तकनीकों का विकास करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंट्रोड्यूस एंड इंटीग्रेट द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ to increase the agriculture productivity in commercial farm production systems, अर्थात व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालियों हेतु कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त कृषि तकनीकों का विकास तथा एकत्रीकरण करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर कंजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अर्थात कृषि उत्पादों के संरक्षण और मूल्य संवर्धन के लिए उपयुक्त पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन हेतु कृषकों को सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर रिमूवल ऑफ ड्रजरी, इंक्रीज इफिशियंसी एंड हायर इनकम ऑफ फार्म वुमेन, अर्थात महिला कृषकों के बीच ड्रजरी कम करने, उनकी दक्षता तथा आय बढ़ाने हेतु तकनीकों के अंगीकरण में उनकी सहायता करना। And next objective was to monitor socio-economic impact of the technologies intervention for different production systems, अर्थात विभिन्न उत्पादन प्रणालियों में तकनीकों के प्रयोग का उनके सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु IVLP प्रोग्राम चलाया गया था। इस स्लाइड के माध्यम से हम IVLP के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में समझेंगे, जिसके अंतर्गत पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का चयन किया जाता था जो ICR इंस्टीट्यूट्स, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता था।
तो ये IVLP इम्प्लीमेंटेशन का पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप के रूप में सिलेक्शन ऑफ विलेज, इसके अंतर्गत गाँवों का चयन किया जाता था। ऐसे गाँवों का चयन करते थे जो रिसर्च स्टेशन से नज़दीक हो, आवागमन का साधन हो तथा जो पूरे ज़िले का प्रतिनिधित्व कर सके। एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत उस चयनित गांव में उपलब्ध संसाधनों तथा कृषकों के द्वारा लगाया जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। फिर विभिन्न विषयों से संबंधित वैज्ञानिकों के एक टीम का गठन किया जाता था। उस टीम में से एक टीम लीडर का चुनाव किया जाता था जिसके नेतृत्व में पूरा टीम कार्य करता था। इसके उपरांत वैज्ञानिकों के टीम को इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर वैज्ञानिकों का टीम टेक्नोलॉजी असेसमेंट और रिफाइनमेंट के लिए योजना तैयार करती थी। इसके बाद प्रक्षेत्रीय परीक्षणों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से बनाए गए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता था। इसके साथ ही टीम मेंबर्स के द्वारा रेगुलर विजिट कर एक्टिविटीज़ का मॉनिटरिंग भी किया जाता था तथा अंत में प्रोग्राम के परिणामों को जानने हेतु इसका मूल्यांकन किया जाता था। तो इस प्रकार से IVLP का इम्प्लीमेंटेशन होता था। अगले प्रोग्राम के रूप में हम लेते हैं ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, या इसको शॉर्ट में ORP भी कहते हैं। ORP की शुरुआत वर्ष 1974-75 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा कृषकों तथा कृषि प्रसार एजेंसियों को प्रेरित करने हेतु नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रदर्शन कृषकों के खेतों में किया जाता था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी हस्तांतरण के रास्ते में आने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, प्रसार और प्रशासनिक बाधाओं का अध्ययन किया जाता था। यह मुख्य रूप से एक ही समय में पूरे गांव या गांव के समूह को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर नई कृषि तकनीकों के प्रभाव को प्रदर्शित करने की दिशा में कार्य करता था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वाटर सेट के आधार पर पूरे गांव या गांव के समूह का चयन कर कृषकों के बीच उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार करने के उद्देश्य से प्रदर्शन लगाया जाता था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकों के प्रसार में इंटर इंस्टीट्यूशनल और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता को दिखाने के उद्देश्य से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों को शामिल किया जाता था। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के ये विभिन्न उद्देश्य थे, जिसके अंतर्गत पहला ऑब्जेक्टिव था टू टेस्ट, अडॉप्ट and demonstrate the new agricultural technologies on farmers field in a whole village or in a cluster of few contiguous villages watershed area। अर्थात वाटरसेट के आधार पर चयनित गांव तथा गांव के समूह में कृषकों के बीच नई कृषि तकनीक का परीक्षण, प्रदर्शन तथा अंगीकरण करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड देयर पेस ऑफ स्प्रेड एमंग द फार्मर्स। अर्थात कृषकों के बीच नई कृषि तकनीकों की लाभप्रदता तथा उसके प्रसार की गति का आकलन करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स बोथ टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक विच आर बैरियर्स टू रैपिड चेंज। अर्थात तकनीकी प्रसार या कृषकों के बदलाव के क्षेत्र में आ रहे तकनीकी एवं सामाजिक आर्थिक बाधाओं का पहचान करना। And next objective was to demonstrate group action as a method of popularizing the modern technologies at a faster rate। अर्थात उन्नत कृषि तकनीकों को तीव्र गति से लोकप्रिय बनाने वाली विधियों का कृषक समूह के बीच प्रदर्शन करना। अर्थात इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICAR के द्वारा चलाए गए इन प्रोग्राम्स के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।